नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखावत और आप देख रहे हैं एसएससी हब। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 18 यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है। अभी तक हमने टोटल 17 प्रैक्टिस सेट जीके जीएस के कर लिए हैं। तो चलिए चलते शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 18 को। तो आपको बता दूं, यदि हमारा प्रैक्टिस सेट का एफर्ट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने के पौधे खालिस्तान को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि गन्ने के पौधे किस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो, इसका राइट आंसर सूर्य के प्रकाश, यानी कि जो सूर्य का प्रकाश मिलता है उसे क्या करते हैं, ये रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1992 में ब्राजील में आयोजित पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएनसीईडी को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। देखिए, पूछना यह चाह रहा है कि 1992 में जो ब्राजील में पर्यावरण के लिए जो सम्मेलन हुआ उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, जो 1992 में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया। देखिए, सबसे पहले 1959 में भारत रत्न किसे दिया गया? सी राजगोपालचारी को क्या दिया गया? भारत रत्न। सी राजगोपालचारी कौन है? सी राजगोपालचारी ने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की। ध्यान रखिएगा इस बात को। 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की? सी राजगोपालचारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के संबंध में एसएलआर का पूरा रूप क्या है? यानी एसएलआर का पूरा नाम क्या है, ये बताना है आपको। देखिए, जो एसएलआर है उसका पूर्ण रूप क्या है? स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो। इसका पूरा नाम है स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो। तो इसका हिंदी में नाम है संवैधानिक तरलता अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप खालिस्तान शहर के निकट स्थित है। जो सांची स्तूप है किस शहर के निकट है? पता है इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो, सांची स्तूप कहाँ स्थित है? एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी कौन से शहर के निकट है? यह भोपाल शहर के निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला किस वर्ष प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ? देखिए, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ। तो इसका राइट आंसर है 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। किन किन के मध्य हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल नवाब के मध्य। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लड़ रहा था, यह भी बात आपको ध्यान रखनी है, पूछ सकता है। तो रॉबर्ट क्लाइव जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे। और बंगाल की तरफ से कौन लड़ रहा था? सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला की हार हुई और प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आईएई का स्थापना कहाँ हुई? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है उसकी स्थापना 1997 और कहाँ पे हुई? ये इसका जो मुख्यालय है वो ऑस्ट्रेलिया के वियना में है। ध्यान रखिएगा इस बात को। 1957 में हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो क्या है? ऑस्ट्रेलिया के वियना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक गठबंधन 1798 में खालिस्तान द्वारा तैयार की गई एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। बताइए कि सहायक गठबंधन 1798 में किसके द्वारा तैयार किया गया? यहाँ पे जो वेलेजली था उसके द्वारा क्या किया गया? सहायक गठबंधन हस्तक्षेप तैयार किया गया। कब? 1798 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? देखिए, इसका राइट आंसर है दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले फिल्म बनाई, यानी कि 1913 में राजा हरिश्चंद्र नाम की फिल्म बनाई। किसने? दादा साहब फाल्के ने। तो इन्हीं के नाम पे
भारतीय सिनेमा में दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है। तो हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो आप ढूंढ कर बताइए कि उसको कमेंट में कमेंट कीजिए कि किसने अभी दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के सहभाजन से बनते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए कोष को प्राप्त कर सकें। तो उनके मध्य कौन सा, मतलब कौन से कोष में वे भरे होते हैं, कौन सहसंयोजक बंध। तो मैं सहसंयोजक बंध के बारे में आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ये देखिए, यह है हाइड्रोजन और ये है दूसरा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोष में। तो ये क्या करेंगे, स्टेबल यानी स्थायित्व प्राप्त करने के लिए दोनों क्या करेंगे, आपस में सहसंयोजक बंध का निर्माण करेंगे। यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी इसका एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या हुआ, इन दोनों के मध्य सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध हुआ सहसंयोजक वाला। दूसरा आपको दिखाता हूँ, देखिए नाइट्रोजन है और दूसरा भी नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। पेन को थोड़ा बड़ा कर लें, ये ठीक है। ये देखिए, ये जो नाइट्रोजन है इसके पास दो, तो ये 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेंगे, ये स्थायित्व प्राप्त नहीं है, क्योंकि बाह्य कक्षा पूरी भरी हुई होगी तभी कोई भी जो तत्व है वो स्थायित्व प्राप्त करेगा। जैसे सर्वप्रथम पहली कक्षा होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। दूसरी कक्षा उसके बाद होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही 8 इलेक्ट्रॉन हर कक्षा में होते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन में केवल एक इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन करके इन्होंने अपनी पहली कक्षा में 2 बंध पूरे कर लिए, यानी कि कक्षा पूर्ण रूप से भरी हुई हो गई। अब यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इनको क्या चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेंगे, ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 3 इलेक्ट्रॉन दूसरा नाइट्रोजन साझा करेंगे और यहाँ पे बंध बनाएंगे। ये देखिए, ये 3। तो अब हर नाइट्रोजन के पास कितना हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 इसके पास, 8 इसके पास, इन्होंने क्या बनाया, सहसंयोजक बंध, त्रिबंध बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक विद्युत जनित्र के सिद्धांत पर काम करता है। बताइए कौन सा आधुनिक विद्युत जनित्र के सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका राइट आंसर होगा जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। कौन, आधुनिक विद्युत जनित्र। आधुनिक विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया। बताइए जो ये बजट प्रबंधन अधिनियम है कौन से वर्ष बना। तो इसका राइट आंसर है 2003 में बजट प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया, ध्यान रखिएगा इस बात को, 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेष विश्व के साथ किसी देश की लेन देन को सारांशित करने वाले खातों का एक समूह खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा भुगतान शेष के नाम से जाना जाता है, कि शेष विश्व के साथ किसी देश की लेन देन हो रही है तो उसे सारांशित रूप से क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे भुगतान शेष। ये इकोनॉमिक्स के थोड़े कठिन शब्द हैं, या आपको जब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तभी आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके कोई भी जो टीचर आपको पढ़ाया होगा तब आपने समझा होगा, तभी यहाँ पे आप इन प्रश्नों को कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय विवादों में समन्वय के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। देखिए जो अंतर्राज्यीय परिषद है उससे और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये पूछ सकता है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस कमेटी की सिफारिश पर हुआ, ये प्रश्न पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा सहकारिता समिति या सहकारिता आयोग। सहकारिता समिति की सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ। कब हुआ, 1990 में। 1990 में सहकारिता आयोग की समिति की सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ। यह किस अनुच्छेद के तहत हुआ, अनुच्छेद 263 के तहत, ध्यान रखिएगा यह अनुच्छेद 263 के तहत इसका गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त एक प्रकार का उत्तक है, यानी कि किस प्रकार का उत्तक है रक्त।
तो इसका राइट आंसर होगा रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माई मदर एट 66 गीतात्मक कविता किसने लिखी है। देखिए जो कविता है उसका नाम है माई मदर एट 66, तो इसके लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर है कमला दास, इसकी कौन है, लेखक है। ध्यान रखिएगा पुस्तक और उसका नाम, माई मदर एट 66 इक्वल टू कमला दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक शॉपिंग वेबसाइट नहीं है। ई शॉपिंग, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, शॉपिंग का मतलब है शॉपिंग, तो इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग वेबसाइट नहीं है इनमें से। तो आपके बारे में शॉपिंग वेबसाइट के बारे में पता होना चाहिए, जो इंडिया की हैं वो और बाहर की है वो, उनके बारे में भी पता होना चाहिए। देखो मैं शॉपिंग वेबसाइट के बारे में आपको बताता हूँ। मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, अलीपे, अलीबाबा और वर्ल्ड वाइड, हाँ उसके बाद है मंत्रा, स्नैपडील और स्निप नाम की भी एक वेबसाइट है, ध्यान रखिएगा ये एग्जाम में अब आ सकती है। और जो वर्ल्ड वाइड चलती हैं उनमें यहाँ पे देख लीजिएगा, जो जाबोंग है वो भी एक वेबसाइट है, कहाँ की है, चाइना की। और यहाँ पे पेप्रिफी है, ये भी कहाँ की है, ये भी चाइना की वेबसाइट है। जबकि यहाँ पे जो ट्विटर है ये क्या है, एक ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। जबकि ट्विटर क्या है, ट्विटर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इसका राइट आंसर होगा ट्विटर। ट्विटर क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अलग अनुशासन के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक किसे कहा जाता है। तो ये पूछना चाह रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के पिता कौन है। तो इसका राइट आंसर है जॉन मेनार्ड किन्स, क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के पिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्षेत्र का नाम क्या था जहां 1929 की महामंदी शुरू हुई। तो जो 1929 में महामंदी आई वो आई अमेरिका के अंदर, यानी उत्तरी अमेरिका के अंदर क्या आई, महामंदी शुरू हुई। कब, 1929 में। और कब तक चली, जो विश्व युद्ध हुआ 1946, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ कब, 1946 में। 44 में स्टार्ट और 46 में एंड, तब तक ये मंदी चली वहां पर। 46 के बाद में जो ये मंदी थी वो समाप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1911 में जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी भारत में स्वागत करने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। देखिए पूछना क्या जा रहा है कि जब 1911 में जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी ब्रिटेन से भारत आए तब उनके लिए एक इमारत का निर्माण करवाया गया, कौन सी, गेटवे ऑफ इंडिया। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, ध्यान रखिएगा। तो गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली में बनाया गया। तो इसका राइट आंसर है भारत अरब शैली में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूनागढ़ गुजरात की गिरनार पहाड़ियों कौन से आमों के लिए प्रसिद्ध है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो जूनागढ़ है उसकी जो गिरनार पहाड़ी है वो कौन से आमों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये केसर आमों के लिए प्रसिद्ध है, कौन, गिरनार पहाड़ियाँ, गुजरात की गिरनार पहाड़ियाँ। तो क्वेश्चन बनता है कि गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप एक पूर्ण प्रोसेसर है और अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन करने में सक्षम है। तो ये पूछना चाह रहा है कि किसके बारे में, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है, एक चिप है जो क्या करता है, अर्थमेटिक और लॉजिकल दोनों गणनाओं को क्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो नवंबर 1930 में हुआ। कहाँ पे हुआ गोलमेज सम्मेलन, लंदन में हुआ, ध्यान रखिएगा इस बात को भी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में, दूसरा भी लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के संदर्भ में स्टोरेज डिवाइस से आंकड़े प्राप्त करने या परिधेय इकाई से आंकड़े प्राप्त करने में लगने वाला समय खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। देखिए
जब स्टोरेज डिवाइस से जब आंकड़े आपके कंप्यूटर यानी मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं तो उसके बीच में कुछ टाइम लगता है, चाहे वो कुछ नैनो सेकंड ही हो, तो उसको क्या बोला जाता है? उस टाइम को बोला जाता है एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम मतलब उसको प्राप्त करना, किसको? डाटा को स्टोरेज से अपने डिवाइस पर, यानी कि जब वो हार्ड डिस्क में सेव होता है तब आप क्या करते हो, उसको जैसे ही क्लिक करते हो डाटा को, तो हार्ड डिस्क से मॉनिटर पे आने के मध्य जो समय लगता है उसे बोलते हैं एक्सेस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में एशियाई खेलों में भारत का उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक कौन था? देखिए, एशियाई खेलों में जो उद्घाटन समारोह हुआ उसमें भारत की तरफ से कौन ध्वजवाहक था? तो दो ध्वजवाहक थे, यहाँ पे एक दे रखा है। इसका राइट आंसर है हरमनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। ये कौन थे? जो 2023 के एशियाई खेले उसमें ध्वजवाहक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कि हाल ही में बने कौन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो इसका राइट आंसर है संजय मल्होत्रा। कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक के हाल ही में गवर्नर हैं 2025 में। यदि 2024 भी पूछे तो लगभग 2024 का कौन सा पीरियड है? दिसंबर के आसपास, तो संजय मल्होत्रा बने। उससे पहले कौन थे? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि और आपदा निगरानी के लिए आंकड़े प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा रूपांतरित और विकसित किए गए नैनो सैटेलाइट का क्या नाम है? देखिए, जो आईआईटी कानपुर है उसने एक नैनो सैटेलाइट बनाया, किसके लिए? कृषि और आपदा प्रबंधन के लिए। उस नैनो सैटेलाइट का नाम क्या है? तो उस नैनो सैटेलाइट का नाम है जुगनू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, इनमें से कौन सी जो परंपरा है उसके लिए लखनऊ प्रसिद्ध है? तो जो चिकनकारी कढ़ाई परंपरा है उसके लिए कौन प्रसिद्ध है? लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है मेडिसन कीजी। मेडिसन कीजी ने क्या किया है? जो 2025 का ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब है वो जीता है, किसमें? महिला वर्ग की श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जो परमाणु ऊर्जा आयोग है भारत में कब स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर है अगस्त 1948 में जो परमाणु ऊर्जा आयोग है उसकी स्थापना की गई। कहाँ पे? भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कि किस वर्ष इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई कर दिया गया? तो मैं इंपीरियल बैंक का इतिहास बता देता हूँ। इंपीरियल बैंक 27 जनवरी 1921 को इसकी स्थापना हुई। किसकी? इंपीरियल बैंक की। और इंपीरियल बैंक का 1955 में नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर है 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर एसबीआई कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है? तो ब्लू माउंटेन सीधा सीधा समझ में आ रहा है आपको, ब्लू यानी नीला, तो इसका राइट आंसर होगा नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख की फोकस दूरी को समायोजित करके निकट और दूर दोनों वस्तुओं को ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आंख की कौन सी क्षमता कहा जाता है? बताइए। देखिए, जो हमारी आंखें हैं वो क्या करती हैं? निकट की वस्तु और दूर की वस्तु देखने के लिए अपनी पुतली को बड़ा और छोटा करती हैं, जिससे कि निकट और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे। तो आप देखना कि यदि जब आप उजाले से सीधा अंधेरे में आते हो तो आपकी पुतली क्या हो जाती हैं? छोटी हो जाती हैं। तो क्या करती हैं? इस जो क्षमता है इस क्षमता को क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालटेन की बत्ती मिट्टी के तेल के ऊपर उठने का क्या कारण है? ये देखिए, ये एक लालटेन है जहाँ पे यहाँ पे केरोसिन भरा हुआ है
और यहाँ पे बत्ती लगी हुई है, किसकी, कपड़े की बनी हुई बत्ती, और यहाँ पे लालटेन जल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लालटेन यहाँ पे जल रहा है। तो जो ये तेल यहाँ से जा रहा है ऊपर की तरफ, वो किसके कारण जा रहा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, जो ये बत्ती है इसमें छोटी छोटी केस नलिकाएं लगी हुई हैं, यानी केसी कत्तों के कारण क्या जा रहा है, जो तेल है ऊपर जा रहा है। ये ऊपर फ्लो का, सॉरी, यह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम करता है। कौन? केसी कत्तों। ध्यान रखिएगा इस बात को। केसी कत्तों में छोटी छोटी केस नलियां होती हैं, किसमें? जो एक कपड़े की बनी हुई बत्ती है इसमें। और ये क्या करती है, यहाँ नीचे से तेल ऊपर की तरफ पहुंचा रही है, जिससे कि ये जो लो है इसकी जल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्धपोत भारतीय नौसेना के गणतंत्र दिवस परेड 2025 की झांकी का हिस्सा नहीं था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है आईएनएस विक्रांत। क्या था कि 2025 की जो गणतंत्र दिवस की झांकी हुई उसमें शामिल नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य किस वर्ष बनाए गए? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कि जो ये राज्य हैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, इन राज्यों का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका राइट आंसर है सन 2000 में क्या बनाए गए? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और राज्य, इन तीनों राज्यों का क्या किया गया? गठन किया गया। ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसानों की त्वचा को कीटनाशकों से बचाने के लिए एक सामयिक जेल किसके द्वारा विकसित किया गया? ये जो जेल है वो वाली जेल नहीं है। जेल मतलब है कि लिक्विड, जो ऐसा लिक्विड तैयार किया गया है जिसके द्वारा जो किसान हैं उनकी त्वचा पर कीटनाशक जो वो छिड़कते हैं उनसे उनकी त्वचा खराब ना हो। तो यह किसने विकसित किया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो, इसको किसने विकसित किया है? तना कोशिका विज्ञान और पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान ने इसको विकसित किया है, जिससे कि किसानों की त्वचा खराब ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बान की मून संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव कहाँ से हैं? बताइए। जो बान की मून है वो संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव थे। अब जो महासचिव हैं वो हैं एंटोनी गुटेरस। ध्यान रखेगा, जो संयुक्त राष्ट्र के 90वें महासचिव और वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटोनी गुटेरस। और जो बान की मून थे वो दक्षिण कोरिया से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क के मामले में भारत की रैंकिंग क्या है? देखिए, सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क किसका है? सबसे बड़ा जो मेट्रो नेटवर्क है वो है चीन का। दूसरे नंबर पर है अमेरिका और तीसरे नंबर पर है भारत। तो ध्यान रखिएगा, तो भारत का तीसरा स्थान है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दक्षिण अफ्रीका महात्मा का निर्माण था? सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा है। निम्नलिखित में से किसने दक्षिण अफ्रीका महात्मा का निर्माण था? टिप्पणी की। बताइए। हाँ, ये क्वेश्चन ये था कि किसने ये टिप्पणी की कि दक्षिण अफ्रीका महात्मा का निर्माण था। मतलब कि जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए तो वहाँ पे क्या हुआ, महात्मा गांधी का जो निर्माण हुआ, जो अब भारत वापस आए लौट के, तो भारत में वो महात्मा बन गए। केवल वो धोती पहनकर और हाथ में डंडा लेकर घूमे थे। उस टाइप का निर्माण कहाँ पे हुआ, यानी कि जो इस प्रकार के आदमी बने तो वो कहाँ बने? दक्षिण अफ्रीका में। ऐसी टिप्पणी किसने की? तो ऐसी टिप्पणी किसके द्वारा की गई? बताइए। ऐसी टिप्पणी चंद्रन देवनेशन द्वारा की गई। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब महात्मा गांधी यहाँ से बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए तब वो एक वकील बनने यानी बैरिस्टर बनने गए, तब वहाँ पे वो ऐसे नहीं थे। उसके बाद जब दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन चला तब वहाँ पे एक महात्मा का निर्माण हुआ। महात्मा मतलब जो मोहनदास करमचंद है वो महात्मा गांधी में परिवर्तित हो गए, यानी कि उनका जो स्वभाव था वो सब कुछ बदल गया। इसलिए चंद्रदेव सेन ने बोला कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा का निर्माण था। तो आज के 40 सेटों का सेट कंप्लीट होता है। यदि ये जो लेक्चर है अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ हो।